कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय पहला, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और आज हम देखेंगे सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, द्वि माने दो और ध्रुव दो ध्रुव। दो ध्रुव मतलब एक हम लेंगे धन ध्रुव और दूसरा हम लेंगे ऋण ध्रुव। और डाइपोल का मतलब वही है, डाई मतलब हो गया दो और पोल का मतलब हो गया ध्रुव। तो हम एक धन आवेश ले लेते हैं और एक ऋण आवेश ले लेते हैं। मान लो ये धन आवेश है प्लस क्यू और ये ऋण आवेश है माइनस क्यू। ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। इसका मतलब दोनों का जो परिमाण है वो एक समान है। दोनों आवेशों का परिमाण एक समान है। परिमाण एक समान है और ये प्लस है और ये माइनस है। इसका मतलब दोनों क्या है, विजातीय है। दोनों जो है विजातीय विजातीय आवेश है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। यदि इनके बीच की दूरी कम हो, इनकी जो बीच की दूरी है वो अल्प हो, अल्प दूरी, तब ये जो निकाय बन रहा है इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या क्या शर्तें हैं कि दोनों का जो परिमाण है वो एक समान होना चाहिए और दोनों होने चाहिए विजातीय। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगा, जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ये जो प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, तब जो निकाय बन रहा है उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा आया समझ में। जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उस निकाय को, उस सिस्टम को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इस बीच की दूरी को हम कहते हैं द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। मतलब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कहलाता है द्विध्रुव की लंबाई। और इसको हम लेते हैं 2L करके। 2L क्यों ले रहे हैं, ताकि हमको आगे गणना करने में सुविधा हो। इसका मध्य बिंदु हम मानते हैं O। मध्य बिंदु O है। अगर हम O को मध्य बिंदु मानेंगे तो ये पूरी लंबाई कितनी माने हैं, ये पूरी लंबाई हम माने हैं 2L। यानी कि O से प्लस क्यू की लंबाई हो गया L और O से माइनस क्यू की जो लंबाई हो गया O भी हो गया L। तो यहाँ L मान रहे हैं तो आगे चल करके हमको गणना करने में सुविधा होगी, और कोई कारण नहीं है इसका। दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम कहते हैं इसका अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष, क्योंकि आगे हमको पढ़ना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। दोनों ही स्थिति में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको अक्ष भी समझ में आना चाहिए। द्विध्रुव का अक्ष किसे कहेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो ये रेखा जो है दोनों आवेशों को मिला रही है।
तो ये जो रेखा है उसी को हम कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी हम पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। मान लेते हैं ये ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये ए हो गया है और ये हो गया बी। माना कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिल करके बना है, और इन दोनों के बीच की जो लंबाई है, बीच की दूरी है, वो है 2l। अगर हम इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लें, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, दोनों में से कोई एक आवेश ले लो क्यू, और ये जो द्विध्रुव की लंबाई है 2l, इन दोनों का जो गुणनफल है उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो गया Q इंटू 2l। तो यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं। Q क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश है, और 2l जो है उनके बीच की दूरी है या बीच की लंबाई है। तो उन दोनों के गुणनफल को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी या लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब भी एग्जाम में पूछता है तो उसका एसआई मात्रक भी पूछता है, साथ ही साथ उसकी दिशा भी पूछता है। तो सबसे पहली बात आपको क्या आनी चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, ये क्यू मतलब आवेश है, और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, और एल मतलब लंबाई है, और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हो गया कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, और अगर ये सदिश राशि है मतलब इसमें दिशा भी होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यह भी एग्जाम में पूछता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस प्रकार से होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और उनके बीच की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर, और ये एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो मानक स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो अब हम देखते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम वैद्युत द्विध्रुव अभी पढ़े हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिल करके बना है।
इसका मध्य बिंदु O है और द्विध्रुव की लंबाई 2l है। और द्विध्रुव की लंबाई 2l मान रहे हैं, मतलब ये O से लेकर के A तक की लंबाई हो जाएगा l और O से B तक की लंबाई भी हो जाएगा l। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष किसे कहते हैं? दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। तो जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, ये बढ़ाया गया अक्ष है और मान लेते हैं ये बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसको हम कहेंगे अक्षीय स्थिति। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया, उसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो ये भी हम पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हम पढ़े हैं 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये r क्या है? तो ये दूरी का स्क्वायर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आना चाहिए, अक्षीय स्थिति आपको समझनी पड़ेगी। और तीसरी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिल करके बना है, जिसका मध्य बिंदु O और द्विध्रुव की लंबाई यानी कि बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से इससे r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन अनुभव करता है? एकांक धन आवेश। तो अगर हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब यहां पर हमको रखना है एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश कहां से आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब अगर हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां पर हमको रखना पड़ेगा एकांक धन आवेश। तो यहां हम रख दिए एकांक धन आवेश। अब इस एकांक धन आवेश पर +q भी बल लगाएगा और -q भी बल लगाएगा। मतलब यहां पर दो प्रकार की तीव्रता होगी, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता और -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो पहले हम निकाल लेते हैं बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस तीव्रता को हम मान लेते हैं E1। तो तीव्रता का सूत्र पढ़े हैं 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q। ये r स्क्वायर का मतलब होता है दूरी का वर्ग। तो ये बिंदु A से P की दूरी मतलब ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि इसका मतलब हमको दिशा भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाले हैं, उसकी दिशा क्या होगी? ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। मतलब बल किधर लगेगा? A से P की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा हो गया AP दिशा में। मतलब यहां पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया जिसकी दिशा हो गया इस प्रकार से।
ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। इसको हम लिख सकते हैं E1 इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q/AP का मान क्या है? यहाँ आपको निकालना है A से P तक का मान। ये A से P तक का मान कितना होगा? तो O से P तक का मान है R और O से A तक का मान है L। इस प्रकार से बना सकते हो। ये O हो गया, ये O है और ये है P। O से P तक की दूरी कितना है? R है और O से A तक की जो लंबाई है वो है L। मतलब हमको इसको निकालना है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? R माइनस L। तो AP का मतलब हो गया R माइनस L और स्क्वायर है तो स्क्वायर। जिस प्रकार से हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाले हैं E1, अब वैसे हमको निकालना है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं E2 से। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। आवेश Q है और दूरी कितना हो जाएगा? ये माइनस Q आवेश कहाँ पर है? B पर है। तो B से P, तो यहाँ पर हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब दिशा की बात करते हैं। ये प्लस आवेश है और ये है माइनस। और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण। आकर्षण होता है ना। मतलब ये माइनस Q आवेश क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब दिशा किधर हो जाएगा? अब P से B की ओर। ये दिशा हो गया P से B की ओर। PB लिखे हैं मतलब P से B की ओर, और यहाँ पर लिखे हैं AP मतलब A से P की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है। तो और ये माइनस Q आकर्षित कर रहा है, मतलब बल की दिशा क्या हो गया? P से B की ओर। ये हो गया E2। हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो ठो है, एक तो E1 है और एक E2 है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है और इसकी दिशा किधर है? A से P की ओर। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है E2 और इसकी दिशा किधर है? P से B की ओर है। मतलब बिंदु P पर दो तीव्रता है, एक E1 है और एक E2 है। तो हमको निकालना पड़ेगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? ये E1 और E2 दोनों ही सदिश है और एक ही रेखा में स्थित है, लेकिन दिशा दोनों का एक दूसरे के विपरीत है। मतलब परिणामी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परिणामी निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा माइनस। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है, ये कोई गेंद है, एक आदमी इधर खींच रहा है और ये दूसरा आदमी इधर खींच रहा है। ये गेंद है, एक आदमी अपनी ओर खींच रहा है और ये आदमी अपनी ओर खींच रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये गेंद किसकी ओर जाएगा? आदमी A की ओर जाएगा कि आदमी B की ओर जाएगा? तो ये गेंद किधर जाएगा ये डिपेंड करता है कि कौन कितना बल लगा रहा है। अगर A और B दोनों बराबर बल लगाएंगे, A और B अगर दोनों बराबर बल लगाएंगे, मतलब गेंद यहीं पर रहेगा। जितना बल A लगा रहा है उतना ही बल अगर B भी लगा रहा है, तो गेंद क्या कहाँ जाएगा? गेंद वहीं पर रहेगा। अगर A ज्यादा बल लगाएगा तो A की ओर चला जाएगा, अगर B ज्यादा बल लगाएगा तो B की ओर चला जाएगा। आ रहा है समझ में ना? मान लो A जो है 15 न्यूटन बल लगाता है और B जो है 10 न्यूटन बल लगा रहा है। मतलब A जो है ज्यादा बल लगा रहा है और B जो है कम बल लगा रहा है। मतलब गेंद किधर जाएगा? A की ओर जाएगा।
कितनी दूरी जाएगा। तो जितना बल एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना बल एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 15 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, मतलब माइनस करेंगे 15 माइनस 10 यानी कि 5 न्यूटन बल। ये जो व्यक्ति ए है वो 5 न्यूटन बल एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो उस बल से यह गेंद जितनी दूरी तक जाएगा उतनी ही दूरी ये ए की ओर प्रदर्शित करेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अलग से बना लेते हैं इसको। ये बिंदु P है, इधर है तीव्रता E1 और इधर है तीव्रता E2। अगर दोनों बराबर रहेगा, E1 और E2 दोनों अगर बराबर हो जाए तो परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगा। जैसे अगर दोनों बराबर बल लगाएंगे तो गेंद यहीं पर रहेगा, क्योंकि दिशा जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। अब हमको यह देखना है कि दोनों बराबर है क्या, या फिर दोनों में से ज्यादा कौन है। ये जो E1 है वो प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता है और E2 जो है माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता है। देखो ये बिंदु P जो है किसके नजदीक है, ये प्लस Q के नजदीक है, और तीव्रता का मतलब क्या होता है, लगाया गया बल। तो प्लस Q जो है माइनस Q की तुलना में नजदीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो एकांक धन आवेश है बिंदु P पर, उस पर ज्यादा बल कौन लगाएगा, तो प्लस Q लगाएगा, यानी कि प्लस Q के कारण उत्पन्न तीव्रता जो है अधिक होगा। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि E1 का मान बड़ा होगा E2 से। ये क्लियर हुआ। E1 का मान E2 से बड़ा क्यों है, क्योंकि प्लस Q जो है नजदीक में है, ज्यादा बल लगाएगा, और तीव्रता मतलब होता है एकांक धन आवेश पर लगाया गया बल। तो अगर हमको परिणामी तीव्रता निकालना है तो E1 में से E2 को माइनस करना होगा। चूंकि E1 और E2 एक ही रेखा पर स्थित है, तथा एक दूसरे के विपरीत हैं, ये E1 और E2 एक ही रेखा पर स्थित है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। साथ ही साथ E1 जो है बड़ा है E2 से, इसलिए परिणामी तीव्रता हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 और E2 के मान को यहां पर रखना है। E1 का मान हमारे पास आया है 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पर भी हम BP का मान पहले रख लेते हैं। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/BP का मान क्या होगा, ये B से लेकर के P तक का मान अलग से बनाएंगे तो हमको निकालना है B से लेकर के P तक का मान। B से O तक का मान, B से O तक का मान जो है L है, और O से P तक का मान, इसका मान हम माने हैं R, यानी कि B से P तक का मान कहेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L। तो BP का मान हमारे पास आ गया R प्लस L, और स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दिए स्क्वायर। अब ये जो E1 और E2 का मान है उसको यहाँ पर रखना है। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E1 का मान हमारे पास है 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान हमारे पास है 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना है तो जो जो कॉमन निकल रहा है पहले कॉमन निकाल दो। तो 1/4πε0 Q भी बाहर निकल जाएगा, मतलब बच गया 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। अब इसे हम सरल करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4π
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, त्रिज्या गुणा भी कर सकते हो, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस कर दिए, आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो हो जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर, फिर हर में दोनों के हरों का गुणा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अब यहां से आपके पास कई रास्ते हैं, यहां लागू हो सकता है सर्वसम्मि का पहला, यहां लागू हो सकता है सर्वसम्मि का दूसरा, या फिर चूंकि यह पहले राशि का स्क्वायर माइनस दूसरे राशि का स्क्वायर है तो यहां पर हम लागू कर सकते हैं सर्वसम्मि का तीसरा। तो सर्वसम्मि का तीसरा लागू करेंगे तो एक बार माइनस लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं। सर्वसम्मि का तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ये हो जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि पहला राशि माइनस दूसरा राशि, फिर पहला राशि प्लस दूसरा राशि। तो ये पहला राशि हमारे पास है आर प्लस एल माइनस, ये आर माइनस एल करोगे तो आर जो है माइनस हो गया तो एल जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी। अब ए प्लस बी, पहला राशि आर प्लस एल प्लस दूसरा राशि है आर माइनस एल, ये स्क्वायर है, इसको दो बार लिख सकते हैं, आर माइनस एल, आर माइनस एल, ये भी स्क्वायर है तो इसको भी लिख सकते हो आर प्लस एल, आर प्लस एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये आर प्लस है और ये आर माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और ये एल प्लस है और ये एल प्लस है, मतलब यहाँ आ गया 2l। यहाँ अगर हम कहें तो ये आर और ये आर दोनों प्लस है तो 2r, और ये प्लस एल और माइनस एल कैंसिल, आर माइनस एल और आर प्लस एल, मतलब एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो सर्वसम्मि का तीसरा फिर से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब फिर से बचा है आर माइनस एल और आर प्लस एल, फिर से इतना ही आएगा, मतलब सीधा लिखें तो इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब ये Q इंटू 2l है, Q इंटू 2l हम पढ़े हैं, वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है Q इंटू 2l, मतलब ये जो Q इंटू 2l है वहां पे रख सकते हैं P 2r, और ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये जो तीव्रता आया है ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई अक्षीय, मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो एल है बीच की दूरी को हम माने हैं 2l, यदि एल का मान जो है आर की तुलना में बहुत कम हो, आर का मतलब इस बिंदु की दूरी है, मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करना था उसकी दूरी है, तो एल का मान यदि आर के मान से बहुत कम हो तो ये जो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है इसको हम समतुल्य मान सकते हैं केवल आर स्क्वायर का। एल का मान जो है आर की तुलना में बहुत कम है, मतलब इसको हम नगण्य मान रहे हैं, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह में केवल आर स्क्वायर हो जाएगा। तब इस व्यंजक को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ई अक्षीय
इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2pr अपान ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के जगह में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे हल करोगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2pr, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा आर का पावर 4। ये आर है, ये आर का पावर 4 है मतलब एक तो आर कैंसिल होगा, यानी कि ई अक्षी बराबर हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2p अपान आर का क्यूब। तो इस रूप में भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है, और सदिश राशि है मतलब उसकी दिशा भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। अभी हम जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं, जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं ई अक्षीय से, इसकी दिशा किधर होगी? तो चूंकि E1 का जो मान है वो E2 के मान से बड़ा है, मतलब जो परिणामी E है उसकी दिशा इस ओर होगा। तो अगर हम आवेश के आधार पर कहेंगे तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ई अक्षीय यानी कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका दिशा हो गया ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और जो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं उसकी दिशा भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के अनुदिश होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के अनुदिश होता है, के दिशा के अनुदिश होता है। इस प्रकार आज हमने देखा सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।